मुझे लास्ट टाइम हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को समझा था, जिसके अंदर हमने एक डेरिवेशन करी थी सिस्टम ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, फिर एन पार्टिकल सिस्टम तक हम गए थे। आज का अपना जो टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, जिसके अंदर हम सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रॉड निकालेंगे। पहले के अगर बहुत पहले के सिलेबस में जाएं तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के हमारे पास शेप और स्ट्रक्चर्स थे जिनके सेंटर ऑफ मास हम डिराइव करते थे। अब डेरिवेशन उनकी नहीं है, लेकिन उनकी वैल्यूज, उनके फॉर्मुलाज हम याद रखेंगे। इसकी डेरिवेशन अभी भी है सिलेबस में, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। अब देखो, सेंटर ऑफ मास जब मुझे निकालना है तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, हमने जैसे न्यूमेरिकल्स के अंदर किया था कि सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, किसी एक रिजिड बॉडी के किसी एक पॉइंट को, किसी एक वर्टेक्स को हम ओरिजिन पे मान के चलेंगे। यहां पर भी हम यही कर रहे हैं। ये हमारे पास एक रॉड है जिसका टोटल मास कितना गिवन है बच्चा, कैपिटल एम, टोटल लेंथ कितनी है एल। तो इसका एक एंड पॉइंट मान लेते हैं यहां पे रख लिया मैंने, ये क्या है ओरिजिन, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0 0। और दूसरा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर किसी लेंथ पे आके रुकेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए एल और 0। क्लियर बात है ये। अब मैंने मान लिया कि इसका जो मास है कहीं बीच में x के डिस्टेंस पर, जो इसका सेंटर ऑफ मास आ रहा है वो कहीं x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट के अराउंड कहीं है। अब dx एलिमेंट क्या, छोटा सा एक पार्ट इसका। अगर इसका छोटा सा पार्ट dx है, इस dx का मास कितना आएगा। देखो, अगर मैं मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेता हूं तो ये कितना आया, यूनिट लेंथ का मास। इस यूनिट लेंथ के मास को अगर मैं हमारी स्मॉल लेंथ से एलिमेंट के मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस स्मॉल एलिमेंट का मास आ जाएगा कि नहीं मेरे पास, वो डीएम आ गया। क्लियर है। अब याद करो, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट की, जैसे एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, इसका तो सारा ही मास सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, अपने पास फॉर्मूला था, अगर याद करो टू पार्टिकल सिस्टम के अंदर m1r1 प्लस m2r2 ओवर m1 प्लस m2, यही था। या अगर मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में जब हमने किया था तो हमने क्या लिखा था, 1/m rdm, ऐसे ही था। तो हमारे पास जो मास है वो जितने डिस्टेंस पर सेपरेटेड है उससे मल्टीप्लाई कर दो उसको, है ना, और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहां पर जब हमने अभी बात करी है तो हमारे पास यहां मास कितने पे सेपरेटेड है, जो डीएम है वो एक्स के डिस्टेंस पे सेपरेटेड है ना। ये जो हमारे पास है ये कितना है, एक्स का डिस्टेंस है, और मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर देता हूं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक्स टाइम्स डीएम। अब डीएम जो है उसकी वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं तो क्या आएगा, m/l dx आएगा कि नहीं, है ना, यही बात है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या था उसके अंदर, याद करो इंटीग्रेशन में जब हमने किया था, डिवाइडेड बाय होल मास था, 1/m बाहर, यही किया था ना, ऐसे ही करा था। तो हमने मास, जो टोटल मास ऑफ द रॉड था उससे डिवाइड कर दिया, मास पर यूनिट लेंथ मैंने डीएम की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, और साथ में क्या है हमारे पास ये एक्स। किसी को परेशानी इसमें। अब ये m और l कांस्टेंट है, बाहर लाते हैं इंटीग्रेशन से, 1/m बाहर, m/l बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब एक और बात देखो बच्चा, जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो dx के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, dx की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेके l तक जा सकती है मैक्सिमम, 0 से लेके l तक ये लिमिट्स आ गई। क्लियर बात है ना। अब ये अगर मैं इंटीग्रेशन का बताऊं तुम्हें, तो इंटीग्रेशन का बच्चे पावर रूल पता है, जो हमारे पास x रेज टू दी पावर अगर n का मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या होता है, x रेज टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। और जो अगर b टू a हमारे पास लिमिट जा रही है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम सब्सटीट्यूट करते हैं, यही होता है ना। अपर लिमिट में डालेंगे a रेज टू दी पावर n+1 माइनस b रेज टू दी पावर n+1। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन में लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पर हमारे पास x की पावर कितनी है, 1। तो अगर मैं इसमें पावर रूल लगाऊंगा, पहले मास से मास काट दो, 1/l। जब इंटीग्रेशन सॉल्व हुई तो क्या हुई, x रेज टू दी पावर 1+1 2 डिवाइडेड बाय 2, लिमिट्स 0 to l। आया कि नहीं है, क्लियर है। तो ये कितना निकला, 1/l, अपर लिमिट डाली तो कितना निकला बच्चा, l² माइनस 0/2। तो ये कितना निकल गया, 1/l इंटू l²/2, कट के आ गया l/2। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास निकला है वो कहाँ निकलेगा बच्चे, हाफ ऑफ द लेंथ पे। तो बिल्कुल इसके बीचों बीच में, इसके सेंटर पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया, सिंपल डेरिवेशन है।
अब इसी तरीके से ये डेरिवेशन के बाद हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर रिंग्स की हम बात करें। अब देखो सर्कुलर रिंग्स के बारे में जब हम निकालते हैं तो रिंग के बारे में ऑब्वियस सी बात है, जब एक बहुत ज्यादा वेल बैलेंस्ड फिगर है वो, तो उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा। अब सेंटर ऑफ मास जब सेंटर ऑफ में लाई कर रहा है तो देखो उसको हम किस तरीके से रख रहे हैं यहाँ पे, पहले उस पर ध्यान देना। यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जब हमने रखा तो ओरिजिन पे कुछ नहीं है, हमने सिर्फ क्या रखा है, वो इस तरीके से रखा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बिल्कुल उसके टेंजेंट बन रहे हैं। तो बिल्कुल आर डिस्टेंस पे वाई से और आर डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस से रखा। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आगे आर और आर, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई कर रहा था, तो कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर ऑफ मास के, आर आर। ये बात समझ में आई है। अगर मैं इसको वाई एक्सिस पर रख देता हूं तो इसका सेंटर वाई एक्सिस पर आ गया, तो सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, जीरो आर। क्लियर है। और इसी तरीके से यहाँ पे आएगा तो आर जीरो आ जाएगा। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई बच्चा सेंटर ऑफ मास की। तो वाई एक्सिस पे तो सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो जीरो आर आर आ गया। एक्स एक्सिस पे आएगा तो आर जीरो आ गया। ये तो सिंपल कहानी है ना। अब इसके अंदर इफ द सेंटर ऑफ मास इज एट द ओरिजिन, अगर ओरिजिन पे है तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आर के इक्वल आ गया। ये हम क्या बात कर रहे हैं, सारा कुछ ओरिजिन पे ही लाई कर रहे हैं। अगर मैं फॉर्मूला वाइज भी करूं, m1 x1 प्लस m2 x2 मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, x2 is equal to minus m1 x1 by m2. Similarly y2 is equal to minus m1 y1 by m2, z2 is equal to minus m1 z1 by m2. ये हम कर सकते हैं डायरेक्टली। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल इज, ये लिख लो बच्चा। अगर टू पार्टिकल सिस्टम किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव करे तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेम जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता था m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2, यहाँ r1 r2 की जगह रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज आ गई हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग से हैं, अगर हम समझ के करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है बच्चा, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। The masses of the particles are 100, 150 and 200 ग्राम। ये हमारे पास गिवन है कि 100, 150 and 200 ग्राम के मासेस हैं। Each side of the equilateral triangle is 0.5 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स पे अलग अलग मास हैं, 100, 150 और 200। हमें उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। किसी को अप्रोच समझ में आ रही है, क्या करना है, आ रही है। सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे रख दो। एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे रख के बाकी दो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। बाकी के दो के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है ना। डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास का हमारे पास फॉर्मूला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। रहेगा कि नहीं। हमने क्या किया, अपने पास ट्रायंगल को ओरिजिन पे रखा, ओरिजिन पे रखा तो तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, आ गए ना। अब तीनों के अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, अगर यहाँ पे जीरो है, लेंथ कितनी थी 0.5 मीटर, तो ये तो सीधा 0.5 और जीरो आ ही गया। ये कैसे निकलेगा, इसके हाफ में है 0.25, मैं पाइथागोरस लगा के ये वाली हाइट निकाल ही सकता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। ये वाली बात समझ में आ रही ना। हम क्या बात कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पर ये जो लेंथ है ये 0.5 गिवन है, ये जो लेंथ है वो 0.5 की हाफ है, तो इन दोनों को यूज करके मैं पाइथागोरस से ये वाली हाइट निकाल ही सकता हूँ, है ना। या ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, सीधा 60 डिग्री है, पाइथागोरस नहीं लगानी, सीधा 60 डिग्री है, तो एंगल गिवन है तो ट्रिग्नोमेट्री से निकाल दो। मेरे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, निकल ही जाएगा साइन थीटा से, और उससे मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आराम से, है ना। तीनों के कोऑर्डिनेट आ गए। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। यही था, सेम y एक्सिस के लिए लगेगा, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट होंगी, आंसर आ जाएगा। करो इसे फटाफट। हमारे पास बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टी शेप प्लेट फ्रॉम ओ। अब टी शेप प्लेट क्या है, कुछ ऐसी हमारे पास ये डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम के अंदर बोला गया कि सेंटर ऑफ मास निकालो। इस टी शेप के अंदर गिवन क्या क्या है कि हमारे पास जो इसकी लेंथ है कितनी है, 8 मीटर, उस ऊपर वाले रेक्टेंगल की विड्थ है 2 मीटर, नीचे वाला जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ है 6 और इसके विड्थ है 2 मीटर। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब यहाँ पर ये जो फिगर है ना, ये वेल बैलेंस्ड फिगर नहीं है, एक नॉर्मल सीधा सा फिगर नहीं है, जैसे स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, क्यूब होता है, वैसा
वैसा नहीं है, ऊपर अलग रेक्टेंगल है, नीचे अलग रेक्टेंगल है। तो इनके दोनों के अगर इंडिविजुअली बात करें तो सेंटर ऑफ मासेस अलग निकलेंगे, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां निकलेगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां निकलेगा, बीच में निकलेगा कि नहीं। लेकिन मुझे तो एक सिंगल फिगर का ओवरऑल सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है बेटा, इसको कहीं ओरिजिन पे रख दो, कहीं एक पॉइंट उठाते हैं जहां से ये ओरिजिन बनेगा। तो पहले एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास जो मास डेंसिटी है, बेसिकली हमारे पास क्या है, सपोज सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट। क्या है सिग्मा? मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है ये, पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहाँ गिवन ही हमारे पास क्या है, एरिया गिवन है ना। इसका सरफेस एरिया तो हमने मास पर यूनिट एरिया ले लिया। तो अब एक बात बताओ बच्चा, अगर टोटल मास m है, इस हॉरिजॉन्टल का मास कितना आएगा? अगर सिग्मा मास पर यूनिट एरिया है तो उस मास पर यूनिट एरिया को अगर इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस प्लेट का टोटल मास आ जाएगा। इसका एरिया कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 2 16, 16 सिग्मा आया कि नहीं? समझ में आया वृंदा? ऐसे ही जो नीचे वाले का एरिया वो कितना है, 6 2 12 इंटू जो मास पर यूनिट एरिया था उसको इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मास आ जाएगा। तो पहले तो हमें इन दोनों का मास मिल गया, क्लियर है। अब इन दोनों का मास निकलने के बाद अगर मैं इस ऊपर वाले रेक्टेंगल की, ऊपर वाले इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास निकालूं तो इसके बिल्कुल सेंटर में लाया करेगा। अगर ये 2 मीटर्स का था तो बिल्कुल 1 मीटर के ऊपर यहाँ पे लाया करेगा सेंटर ऑफ मास, करेगा कि नहीं। और ऐसे ही नीचे वाले की रेक्टेंगल की अगर 6 मीटर्स की लेंथ थी तो यहाँ पे O2 पे लाई करेगा, बिल्कुल 3 मीटर्स के डिस्टेंस पे, नीचे से ऊपर 3K पे, ऐसे ही करेगा। तो हमने क्या किया, ये वाली बात समझ में आ गई है ना। तो मैंने क्या बना लिया, ये ओरिजिन मान लिया। सबसे पहला काम तो यही होना था। तो जो हमारे पास ये ऊपर वाला रेक्टेंगल है उसका इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ओरिजिन। तो ओरिजिन से इसके कोऑर्डिनेट क्या है, O1 के। इससे ओरिजिन से हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे वाई एक्सिस के अलोंग। अगर मैं मान लूं तो 0 और 1 है ना, -1 लगा लो, +1 लगा लो, वो तो उल्टा शिफ्ट कर दो, -1 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका कितना निकला बच्चा, यहां से शुरू करके ये तो आ गया 2 और 2 + 3 5 आया, 0 और -5 आ गया, निकला कि नहीं, ये पता चल गया। अब एक बात देखो, हमारे पास जो डिस्टेंस आ गया है OO1 1 मीटर, OO2 5 मीटर। y is the distance of center of mass from O। तो सेंटर ऑफ मास एक लाइन में तो लाई कर ही रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है। तो मेरे पास सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y1 m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही होता है फॉर्मूला। m1 कितना है, ऊपर वाले का मास कितना है, 16 सिग्मा। इसका जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का वो कहाँ है, O1। तो हमने क्या किया, जो एक हमारे पास दो अलग अलग फिगर्स का कॉम्बो था, हमने उस पूरे फिगर का मास कहां मान लिया, जहां उसका सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे फिगर का मास आ गया यहाँ पे, इस पूरे फिगर का मास आ गया यहाँ पे, और इनको पॉइंट मासेस की तरह ट्रीट करके इन्हीं के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली मैं सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं। ये बात समझ में आई है, नहीं आई बच्चे? आरुष पक्का? हाँ जी, पता चला ना बच्चे क्या किया हमने। जो हमारे पास दो अलग अलग बॉडीज हैं जिनको हमने एज अ सिंगल ट्रीट करना है, हम क्या करते हैं, 2 पार्टिकल सिस्टम के अंदर या n पार्टिकल सिस्टम के अंदर भी इंडिविजुअली पार्टिकल्स थे कहीं कहीं। अब मेरे पास जो ये पार्टिकल है बड़ा सा, इसका मैं मास कहीं सेंटर में कंसंट्रेटेड मान के इसको सिंगल पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट, सिंगल पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। नीचे वाले का भी मास सेंटर में कंसंट्रेटेड होगा, तो इसका और इसका, इन दोनों को 2 पॉइंट्स की तरह मैं ट्रीट करके 2 पार्टिकल 2 मासेस की तरह सिंपल वो जो हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला लगा दो, m1 r1 + m2 r2 by m1 + m2। अब यहाँ पे वो लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस का तो कुछ निकालना ही नहीं है, सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग निकालना है। कोऑर्डिनेट्स हमें इन दोनों के मिल गए हैं, O1 और O2 के, फॉर्मूला में डाल देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चे? दोनों जैसे ये फिगर्स है, दोनों का मास पर यूनिट एरिया बराबर है, मास पर यूनिट एरिया बराबर है, वो यूनिफॉर्म मानेंगे। तो सर सिग्मा लेने का कोई वो है ही नहीं। क्यों, फिर क्या लें? उसके बिना करोगे तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पर सिग्मा नहीं लोगे तो तुम एक बात बताओ ना, मास पर यूनिट एरिया की कोई वैल्यू माननी पड़ेगी। फिर एक बात बताओ ना, मुझे अगर ऊपर वाले फिगर या नीचे वाले फिगर का मास निकालना है तो मैं मास कैसे निकालूंगा फिर?
मास का फॉर्मूला क्या हुआ, गिवन एरिया के रिस्पेक्ट में अगर मैं मास पर यूनिट एरिया वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मास आएगा। तो उसका कुछ नाम तो रखना पड़ेगा, हमने सिग्मा रख दिया है ना, मास पर यूनिट एरिया का नाम सिग्मा रख दिया, उसको गिवन एरिया से मल्टीप्लाई किया तो मास आ गया। क्लियर है, ये ठीक है बच्चा, क्वेश्चन सिंपल था, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब सबसे जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से बहुत सही क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है और बहुत दिमाग लगेगा, सोचोगे तो बहुत ठीक लगेगा ये। यहाँ पे एक नई तरह का मैं कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करके दिखाऊंगा। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, a circular disk of radius r by 6 and having center at the distance r by 2 from the center of the disk is removed. Determine the center of mass of the remaining portion of the disk. कोई मुझे सिर्फ क्वेश्चन समझाएगा? बहुत सिंपल इंग्लिश है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। क्वेश्चन समझाएगा कोई? पढ़ो इसे, क्या है? From a uniform disk of radius r, a circular disk of radius r by 6 and having center at the distance r by 2 from the center of the disk is removed. पता चला क्या कर रहे हैं, है ना? पता चल रहा है, मतलब विजुअलाइज करें अगर तो क्या कर रहे हैं हम। देखो इसको डायग्राम बनाते हैं पहले। हमारे पास यहाँ पर एक डिस्क है, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस है कितना बचा, सेंटर से रेडियस था r। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने बोला कि एक डिस्क जिसका रेडियस कितना है r/6 और उसको यहां से निकाल दिया। यह हमारे पास एक थाली थी, उसमें छेद करना है हमें, ठीक है, कितना r/6 रेडियस वाला, और उसको हटा देना है। और वो r/6 ऐसा नहीं है कि कहीं से भी रैंडम काटा, हमें कहां से काटना है, डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर। तो अगर मैं इस r के हिसाब से, यहां भी r होगा तो r/2 मान लेते हैं, यहां आ गया है ना, ये डिस्टेंस कितना आ गया बच्चा, r/2। तो यहां से इस डिस्टेंस पे से r/6 का रेडियस मान के ये वाला पोर्शन मुझे यहां से काट के हटा देना है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अब जो ये रिमेनिंग पोर्शन बचा है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। पहले तो एक सिंपल बताओ, तुम्हें पता है अगर जो डिस्क होती तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होता, सेंटर पे। अब अगर मैं यहां से मास कम कर देता हूं तो सेंटर ऑफ मास किधर को जाना चाहिए, राइट साइड को, क्योंकि इधर वजन कम हो गया तो जिस तरफ थोड़ा ज्यादा है उस तरफ के, उस साइड कहीं पे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया होगा। पोजीशन बताओ अब कहां पे है। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी, पता चल गया? ठीक है ना। अब दिमाग लगाएं, अगर कैसे निकालें भाई इसका सेंटर ऑफ मास में कैसे निकालो। तो यहां पर एक नया कंसेप्ट बताता हूं बहुत, जिससे चीजें आसान हो जाएंगी। जहां पर भी हमें रिमूव करने वाला पार्ट आ जाता है, जैसे देखो ये मेरे पास मार्कर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ये कि ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से एक मास रिमूव कर देता हूँ तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अब उधर को गिर रहा है तो मैं इधर को थोड़ा कर देता हूँ तो ये अब यहाँ बैलेंस हो रहा है ना, यहाँ बैलेंस हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास उस साइड शिफ्ट हुआ है। तो लेकिन मैं निकालूं कैसे इसे, ऐसे देख के तो नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, ये जो मास रिमूव्ड हुआ है और एक ये जो रिमेनिंग मास है, ठीक है, या फिर ये जो मास रिमूव हुआ है और ये जो मास था, इनको टू पार्टिकल सिस्टम मान लेते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो पूरा ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर ये मास लगा हुआ था उसको और इस रिमूव्ड मास को अलग पार्टिकल मान लेते हैं। अब ये रिमूव्ड मास है, लेकिन ये तो अगर इसको मैं पार्टिकल मान लूंगा ये तो उल्टा मास बढ़ जाएगा। तो इस पार्टिकल का मास पता क्या लेंगे, -m। खत्म बात। बात समझ में आई है? टू पार्टिकल सिस्टम के अंदर इसका मास कितना लेंगे, -m। क्लियर? अगर इसका मास -m आ गया, इसका हमने इंक्लूडिंग ये मास लिया था तो -m इसके इंक्लूडिंग मास को खुद मैनेज कर देगा और नया सेंटर ऑफ मास निकल आएगा कि नहीं। समझ में आया है? तो यहां पर कंसेप्ट समझ में आ गया। तो जैसे यहां पर इस रिमूव्ड मास का सेंटर कहां लाया करेगा, यहां पे, इसका सेंटर ऑफ मास यहां था। और अगर मैं ओरिजिन यहां मान लेता हूं तो इस पूरे का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाया कर रहा था, पहले कर रहा था, और इसका सेंटर ऑफ मास लाया कर रहा था r/2 के डिस्टेंस पे। बिल्कुल ठीक है। और इन दोनों का मास ऐड करके ये बैलेंस था कि नहीं? ऐसे ही था।
ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखो, पहले हम क्या करें, इनका मासेस मान लेते हैं। कैसे मास माने? मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि डिस्क की बात कर रही है तो एरिया हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे m मास पर यूनिट एरिया, m मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क, ठीक है। स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट एरिया। कैपिटल M टोटल मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। अब मास पर यूनिट एरिया को, स्मॉल मास को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल मास ऑफ द डिस्क आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब मास ऑफ पोर्शन रिमूव्ड m डैश मान लेते हैं, पाई r/6 का स्क्वायर इनटू मास। निकल गया ये हमारे पास क्या आ गया? मास ऑफ दी बेसिकली दो दैट पार्ट विच हैव बीन रिमूव्ड। निकल गया ये जो रेड वाला पोर्शन था जो हमने निकाला था वहां से, उसका मास आ गया। अब मास m, कैपिटल M इज कंसेंट्रेटेड एट O। जब तक टोटल मास था वो कहां कंसेंट्रेटेड था? बिल्कुल सेंटर पे। और m डैश कहां कंसेंट्रेटेड था? r/2 के डिस्टेंस पे। बिल्कुल था कि नहीं? किसी को इसमें परेशानी? यहां तक बिल्कुल ठीक चल रहा है जो अभी तक मैंने समझाया। आफ्टर द सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m dash has been removed, the disk may be considered as system of two masses, m at O and minus m dash at O dash. Minus m dash at O dash. If x is the distance of center of mass p from the remaining part of the disk from O, then हमने क्या बोला? रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां है? x डिस्टेंस पर। तो x का फॉर्मूला क्या हुआ? m, कैपिटल M इंटू 0। क्यों? ओरिजिन से डिस्टेंस कितना था? 0। माइनस, क्योंकि वो रिमूव्ड मास था तो उसको हम नेगेटिव मास की तरह ट्रीट करेंगे, m डैश, और ओरिजिन से डिस्टेंस कितना था? r/2 डिवाइडेड बाय m प्लस m डैश। वो m डैश नेगेटिव क्यों? क्योंकि रिमूव्ड मास था। ये बात समझ में आ रही है? y एक्सिस के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो x एक्सिस पर ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। माइनस m डैश बाई r/2, m माइनस m डैश, दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू माइनस r/70 हमें मिल जाएगा। तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है? कि सेंटर ऑफ मास हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ है। ये बात समझ में आई है? फिर से कराऊं? समझ में आया? रिपीट कर सकते हो? करो एक बार इसे खुद।